हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सभी को सादर जय हिंद। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बीना में मैं अंकित जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, इसको सभी बच्चे 11th क्लास की फिजिक्स में डील करते हैं। जो हमारा एकादश कक्षा होता है, उस एकादश कक्षा की भौतिकी सब्जेक्ट में हम इसको डील करने, भौतिकी विषय में हम इसको डील करते हैं। और ये टॉपिक जो है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो हिंदी में इसका मैं नाम बोलूं तो इट इज द्रव यांत्रिकी। ये द्रव यांत्रिकी का एक छोटा सा भाग है। और आप लोग टॉपिक यहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं, इस टॉपिक का मैंने हिंदी में नाम लिखा हुआ है सातत्य समीकरण। हम इसको सातत्य समीकरण भी बोलते हैं, इसको आविरतता का सिद्धांत भी बोला जाता है, इसको निरंतरता का समीकरण भी बोला जाता है। और अगर हम इंग्लिश की आपके सामने बात करते हैं तो इसका इंग्लिश में नाम होता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, या फिर हम इसको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी बोल सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं फिजिक्स में, और फिजिक्स यानी एक प्रकार से देखा जाए तो रियल लाइफ का सब्जेक्ट होता है, ये हम सभी को पता है। इंजीनियरिंग की जो महान ब्रांचेस रहती हैं, जैसे कि सिविल, जैसे कि मैकेनिकल, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, ये फिजिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है। इवन इफ इंजीनियरिंग ही फिजिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। तो अगर मान लीजिए हम आपके सामने सातत्य समीकरण, आविरतता का सिद्धांत या फिर निरंतरता के समीकरण के बारे में बात करते हैं, जिसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स में, द्रव यांत्रिकी में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं। यहां पर जब मैं इस समीकरण को आपके सामने पढ़ाऊंगा, जब मैं इस सिद्धांत को आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, तो मैं आपके सामने कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ शब्दों का यहां पर मैं प्रयोग करूंगा। उस जिन शब्दों का मैं प्रयोग करना चाहता हूं उसका मैं आपके सामने थोड़ा सा पहले 2-5 मिनट का एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं, और उसके बाद संक्षिप्त इंट्रो दे देता हूं, और उसके बाद फिर अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। मेरे भाई, जब भी मैं आपके सामने यहां पर एक बात करूंगा तो मैं सबसे पहले आपके सामने एक बात करने वाला रहूंगा, वो होगा, सबसे पहले मैं आपके सामने बात करने वाला रहूंगा फ्लूइड के बारे में, ठीक है ना। फर्स्टली आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू फ्लूइड। मैं सबसे पहले आपके सामने फ्लूइड के बारे में बात करूंगा। और हम जब फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड को हिंदी में बोला जाता है द्रव, ठीक है ना। फ्लूइड को हिंदी में बोला जाता है द्रव, इसको हम हिंदी में द्रव बोलते हैं। इस तरीके से लिखा जाता है, दिस इज द्रव, ठीक है। इसको हम द्रव बोलते हैं, या फिर ऐसा बोलूं कि द्रव को मैं फ्लूइड बोलता हूं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। जब मैं आपके सामने द्रव के बारे में बात करता हूं या फ्लूइड के बारे में बात करता हूं तो ऐसा बोला जाता है, इट इज अ सब्सटेंस। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाए, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब इज दिस, ऐसा बोल सकता हूं, इट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, इट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस इन विच टेंडेंसी ऑफ फ्लो, इन विच टेंडेंसी ऑफ फ्लो, जिसमें क्या होगा, फ्लो होने की टेंडेंसी पाई जाएगी। इन विच टेंडेंसी ऑफ फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, फ्लो होने का टेंडेंसी पाया जाएगा। अब कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तो इस चीज को नहीं समझ पा रहा होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं हिंदी में ये बता देता हूं। मैंने बोला इट इज अ सब्सटेंस, इसका मतलब होता है ये एक ऐसा द्रव्य है, ये एक ऐसा द्रव्य है। अब यहां पर हिंदी को इसलिए तो टफ लैंग्वेज माना जाता है। अब बहुत आजकल के बच्चे जरूर बोलने लगे कि सर यानी इंग्लिश से टफ कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदी अपने आप में टफ है। आप समझो, द्रव और द्रव्य में जमीन आसमान का अंतर है। द्रव्य का मतलब होता है कोई भी पदार्थ, और द्रव का मतलब होता है केवल और केवल फ्लूइड। यानी जो पानी है और जो गैस है वो द्रव का पार्ट है, जिसमें बहने का गुण पाया जाए, प्रवाह होने का गुण पाया जाए, वो द्रव कहलाता है। और जो एक पदार्थ है, जैसे मैंने आपके सामने बोला, हमने पढ़ा है ना, कोई भी जो यानी 3 फॉर्म होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। अब कोई भी चीज या तो गैसियस फॉर्म में हो सकती है, या लिक्विड फॉर्म में हो सकती है, या सॉलिड फॉर्म में हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने बोला ये एक कार है, सपोज दैट दिस इज अ कार। अगर ये कार है तो ये सॉलिड है, ठीक है ना, ठोस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक सब्सटेंस ही तो है, यानी एक द्रव्य ही तो है। द्रव्य का मतलब कोई भी पदार्थ, समझ में आ रहा है। तो मैंने आपसे बोला इट इज अ सब्सटेंस, यानी ये एक ऐसा द्रव्य है इन विच टेंडेंसी ऑफ फ्लो, जिसमें प्रवाह होने का गुण पाया जाए। जिसमें काय का गुण पाया जाए, तो जिसमें प्रवाह होने का गुण पाया जाए,
जिसमें प्रवाह होने की क्षमता हो या प्रवाह होने का गुण पाया जाए उसको क्या बोला जाता है? जिसमें प्रवाह होने का गुण पाया जाए, जिसमें प्रवाह होने का गुण पाया जाए उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम आपके सामने फ्लूइड या फिर द्रव की कैटेगरी में रखते हैं। तो देखो अब बच्चों को कितना सरल हो गया कि मैं हिंदी भी जानने लगा और इंग्लिश भी जानने लगा कि ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जिसमें प्रवाह होने का गुण पाया जाए, जिसमें प्रवाह का मतलब होता है बहना, ठीक है ना? प्रवाह का मतलब होता है जिसमें काय का गुण पाया जाए, जिसमें बहने का गुण पाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम आपके सामने फ्लूइड या फिर द्रव की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है ना? लेकिन ये एक बिल्कुल जनरल डेफिनेशन है, जो यानी कि बच्चों को 7th 8th 9th क्लास में पढ़ाई जाती है। अगर मैं आपके सामने थोड़ा सा आगे चलता हूं और चीजों को समझने की कोशिश करूंगा तो एक बात छोटी सी याद रखिएगा मेरे भाई, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट मैंने आपके सामने माना कि ये हमारे पास एक सरफेस है, दिस इज अवर सरफेस। अब हमने आपके सामने इस तरीके से एक सरफेस कंसीडर किया और इस सरफेस पर मैंने यहां पर क्या किया? एक फ्लूइड रखा हुआ है। फ्लूइड मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें बहने का गुण पाया जाए। अगर मैं फ्लूइड की आपके सामने बात करूंगा, द्रव के बारे में आपके सामने बात करूंगा, तो हमेशा एक बात याद रखना, द्रव का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसमें बहने का गुण पाया जाए। लेकिन द्रव में दोनों ही चीज आ जाती हैं, एक तो वो गैस भी हो सकता है और एक तो वो लिक्विड भी हो सकता है, यानी हो सकता है वो गैस हो और हो सकता है वो तरल हो। दोनों ही फ्लूइड होते हैं, दोनों ही द्रव होते हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रवाह करने का गुण पाया जाता है, फ्लो होने का टेंडेंसी पाया जाता है। माय डियर फ्रेंड, नाउ सी, हमने आपके सामने बोला कि अगर ये इस तरीके से फ्लूइड रखा हुआ है और अगर मान लीजिए हमने इस पर फोर्स को अप्लाई किया, हमने जैसे ही इस पर फोर्स को हिंदी में क्या बोला जाएगा? जैसे ही हमने द्रव के ऊपर बल को आरोपित किया, जैसे ही हमने उसको फोर्स को अप्लाई किया, यानी जैसे ही हमने उस पर बल को आरोपित किया और बल को आरोपित करने के बाद, फोर्स को अप्लाई करने के बाद ये एक बार डिफॉर्म होना चालू हो जाए, ये इसमें एक बार विकृति आना चालू हो जाए, तो निरंतर इसमें विकृति आती रहती है। फोर्स को अप्लाई करने के बाद, बल को आरोपित करने के बाद जिस भी पदार्थ में निरंतर विकृति आती रहे, निरंतर वो फ्लो होता रहे, तो उसको हम आपके सामने क्या बोलते हैं? उसको हम आपके सामने फ्लूइड बोलेंगे। यानी कि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है, यानी द्रव एक ऐसा पदार्थ है जिसमें फोर्स अप्लाई करने के बाद वो कॉन्टिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहे, कॉन्टिन्यूअसली उसमें विकृति आती रहे। समझ में आ रहा है? निरंतरता में उसमें विकृति आती रहे, उसकी विकृति को कम ना किया जा सके। ये डिपेंड नहीं करता आपने फोर्स ज्यादा अप्लाई किया है कि कम, आपने थोड़ा भी फोर्स अप्लाई किया और अगर पानी एक बार बहना चालू हुआ तो वो कॉन्टिन्यूअसली बहता जाएगा, आप उसको वापस से अपने पुराने शेप में नहीं ला सकते। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने आपके सामने बोला तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि द्रव एक यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है या फिर फ्लूइड एक यानी द्रव एक ऐसा द्रव्य है जिसमें बल आरोपित करने पर, फोर्स अप्लाई करने पर एक बार वो फ्लो होता, यानी एक बार अगर वो डिफॉर्म हुआ तो वो कॉन्टिन्यूअसली डिफॉर्म होता जाए, ठीक है ना? उसमें एक बार अगर विकृति आया तो निरंतरता में अगर उसमें विकृति आती रहे तो भी वो द्रव का पार्ट कहलाता है। लेकिन ये कॉलेज के लेवल की डेफिनेशन है, जब आप बीएससी पढ़ते हो, ठीक है ना, तब आपको ऐसी डेफिनेशन, जब आप सिविल और मैकेनिकल जैसी ब्रांच से बीई करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, तब आपको ये डेफिनेशंस पढ़ाई जाती हैं। यहां पर आपके लिए उतना ठीक है कि प्रवाह होने का गुण पाया जाए, उसको मैं आपके सामने द्रव बोलूंगा। मैंने आपसे पहले भी बोला कि अगर हम कभी भी आपके सामने द्रव के बारे में बात करें, ठीक है ना, यदि कभी भी हम आपके सामने काय की बात करें, अगर कभी भी मैं आपके सामने फ्लूइड के बारे में बात करता हूं, अगर मैं आपके सामने द्रव के बारे में आपके सामने बात करूंगा, तो एक बात याद रखना, द्रव में दो तरीके के सब्सटेंस आते हैं, द्रव में दो तरीके के द्रव्य आते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं आपके सामने यहां पर बात करने की कोशिश करूं तो फ्लूइड की अगर हम बात करते हैं तो फ्लूइड में पहला जो आता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं जैसे कि लिक्विड को हम हिंदी में बोलते हैं तरल, ठीक है ना? लिक्विड को हिंदी में क्या बोला जाता है? लिक्विड को हिंदी में बोला जाता है तरल। तरल का मतलब जानते हो ना? तरल, जैसे पानी क्या है? तरल है। जैसे पेट्रोल क्या है? तरल है। जैसे ऑयल क्या है? तरल है। सही बात है, तरल। और एक होती है इसमें दूसरा जो होता है, इट इज गैस। मैं आपके सामने गैस की बात करूंगा और गैस को हिंदी में गैस ही लिखेंगे, ठीक है ना? गैस को हम हिंदी में क्या लिखते हैं? तो गैस को हम हिंदी में गैस ही लिखते हैं, इस बात को याद रखिए।
तो एक्चुअल में जो लिक्विड होता है, जो तरल होता है, उसमें भी बहने का गुण पाया जाता है, और जो गैस होता है, गैस में भी बहने का गुण पाया जाता है, प्रवाह होने की क्षमता होती है, इसीलिए मैं उसको दोनों को फ्लूइड की कैटेगरी में रखता हूं। ठीक है, अब कंडीशन सुनना, हम फ्लूइड का मतलब समझ गए। हमने आपसे एक छोटी सी बात बोली है, मैंने आपके सामने बोला कि जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है ये एक प्रकार से द्रव यांत्रिकी का पार्ट है ना। मैंने आपके सामने बोला था जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो हमें दिखाई दे रही है ये काय का पार्ट है, ये द्रव यांत्रिकी का पार्ट है। ठीक है, हमने आपसे अभी बोला है कि जो हमें दिखाई दे रहा है ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये काय का पार्ट है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ द्रव यांत्रिकी, ये द्रव यांत्रिकी का पार्ट है। अब अगर मैं आपके सामने द्रव यांत्रिकी की बात करता हूं तो द्रव यांत्रिकी को अंग्रेजी में बोला जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। इफ आई विल टॉक अबाउट द्रव यांत्रिकी, तो द्रव यांत्रिकी को अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा? द्रव यांत्रिकी को अंग्रेजी में बोला जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। अगर हम आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करें या फिर द्रव यांत्रिकी के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैकेनिक्स का मतलब क्या है या फिर आंतरिकी का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, फ्लूइड का मतलब हम समझ चुके हैं कि द्रव का मतलब क्या है कि ऐसा पदार्थ या ऐसा द्रव्य जिसमें बहने की क्षमता हो, जिसमें प्रवाह होने की क्षमता हो, उसको हम द्रव्य बोलते हैं, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट मैंने आपके सामने बात किया कि यांत्रिकी का क्या मतलब होता है, यांत्रिकी से हम क्या समझते हैं, ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन अबाउट यांत्रिकी, यांत्रिकी का क्या मतलब होता है, यांत्रिकी से हम क्या समझते हैं, अगर हम इसके बारे में आपके सामने बात करें, ठीक है ना, जिसको हमने इंग्लिश में क्या बोला है, तो जिस यांत्रिकी को मैंने आपके सामने इंग्लिश में बोला हुआ है मैकेनिक्स, जिस यांत्रिकी को मैंने इंग्लिश में आपके सामने क्या बोला हुआ है, मैंने बोला हुआ है मैकेनिक्स। ठीक है, अच्छे तरीके से सुनिए और समझिएगा, जब भी यांत्रिकी की बात की जाती है या फिर मैकेनिक्स की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है फोर्स की गणना करना, बल की गणना करना, ठीक है ना, या फिर ऐसा बोल सकता हूं बलों का अध्ययन करना। ठीक है ना, ये मैकेनिक्स है। अगर मैं किसी भी द्रव के ऊपर, किसी भी लिक्विड के ऊपर, किसी भी गैस के ऊपर अगर मैं बल की गणना कर रहा हूं तो फिर वो द्रव यांत्रिकी कहलाती है। ठीक है ना, इफ आई एम स्टडिंग द फोर्सेस ऑन अ फ्लूइड और ऑन अ गैसियस फॉर्म, ऑन अ लिक्विड, तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट होगा। तो कभी भी अगर आपके सामने मैकेनिक्स की बात की जाए, यांत्रिकी के बारे में बात की जाए, तो बच्चा हमेशा इस बात को याद रखेगा, यांत्रिकी का मतलब होता है या मैकेनिक्स का मतलब होता है टू स्टडी ऑफ फोर्सेस, केवल और केवल फोर्स की क्या करना, स्टडी करना, टू स्टडी ऑफ फोर्सेस। अगर मैं कभी भी आपके सामने फोर्स की स्टडी करना चाहता हूं तो फिर वो मैकेनिक्स का पार्ट है, यानी कि मैं इसको हिंदी में क्या बोल सकता हूं, हिंदी में बोल सकता हूं बल की गणना करना। ठीक है ना, आपने जो भी बल लगाया हुआ है उस बल की गणना करना, उस बल का या फिर उस बल का अध्ययन करना, बल का अध्ययन करना। अगर मैं आपके सामने बल के अध्ययन के बारे में बात करता हूं तो बल के अध्ययन करने के लिए, ठीक है ना, बल का अध्ययन करना, बल के अध्ययन करने के लिए हम क्या बोलते हैं, हम मैकेनिक्स या फिर यांत्रिकी बोलेंगे। अगर वो बल किसी भी ठोस पदार्थ के ऊपर लगाया गया हो और फिर मैं उसकी स्टडी करूं, उसका अध्ययन करूं, तो वो सॉलिड मैकेनिक्स का पार्ट है, वो ठोस यांत्रिकी का पार्ट होगा। अभी मैं द्रव के ऊपर बल आरोपित करूंगा, और जब मैं द्रव के ऊपर बल आरोपित करूंगा, जब मैं किसी भी लिक्विड के ऊपर, जब मैं किसी भी फ्लूइड के ऊपर फोर्स को अप्लाई करूंगा, उस फोर्स की स्टडी करना। भाई फ्लूइड के ऊपर फोर्स अप्लाई किया हुआ है, मैंने द्रव के ऊपर बल को आरोपित किया है, और जब मैं द्रव के ऊपर बल को आरोपित करूंगा तो भैया हम उसको द्रव यांत्रिकी या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम फ्लूइड के ऊपर, हम द्रव के ऊपर बल को आरोपित किए हुए हैं। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि मैकेनिक्स का रियल मतलब क्या है, एक्चुअल में द्रव यांत्रिकी होता क्या है। अब जब मैं आपके सामने आविरतता का सिद्धांत पढ़ाऊंगा या फिर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, जो भी आप इसको बोलना चाहते हो, जब मैं आपको ये चीजें पढ़ाता हूं तो मैं बार बार आपके सामने एक छोटी सी बात को यहां पर डिस्कस करते हुए नजर आऊंगा। और वो छोटी सी बात जो होती है, वो छोटी सी बात जो है, हम आपके सामने 3 वर्ड को यूज करेंगे। पहला वर्ड जो हम आपके सामने यूज करेंगे, अनुप्रस्थ परिच्छेद। मैं आपके सामने जो पहला वर्ड यूज करूंगा उसको बोला जाएगा क्या, सो इट इज कॉल्ड एज अनुप्रस्थ परिच्छेद। हम उसको अनुप्रस्थ परिच्छेद बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज अनुप्रस्थ परिच्छेद, हम उसको अनुप्रस्थ परिच्छेद के नाम से जानते हैं।
इफ आई विल टॉक अबाउट अनुप्रस्थ परिच्छेद, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, अनुप्रस्थ परिच्छेद इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इसको अंग्रेजी में बोला जाता है क्रॉस सेक्शन। इसको मैं आपके सामने क्रॉस सेक्शन बोलता हूं। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन। इसको हम आपके सामने क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। माय डियर फ्रेंड, अनुप्रस्थ परिच्छेद को हमने आपके सामने बोला है क्रॉस सेक्शन। अब क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कभी भी क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करूंगा, या फिर मैं आपके सामने अगर क्रॉस सेक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहूं, तो हमने आपके सामने एक पाइप को कंसीडर कर लिया। सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग अ पाइप हियर। मैंने आपके सामने एक पाइप को कंसीडर किया। पाइप के बारे में अगर मैं आपके सामने बात करूं, तो पाइप एक बंद आकृति है, या फिर ऐसा बोल सकता हूं कि पाइप एक प्रकार से, अगर पाइप की बात करूं तो पाइप इज अ क्लोज कंडक्ट। एक बंद आकृति होती है जो ऊपर और नीचे से चारों तरफ से पैक होगी, ठीक है ना, बंद होगी, बंद आकृति या फिर क्लोज कंडक्ट है। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने किसी भी तरीके के एक पाइप की बात करता हूं, तो इस पाइप का ये वाला पोर्शन हमें कैसा दिखाई दे रहा है? तो इस पाइप का ये वाला पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम देखेंगे तो ये हमें दिखाई देगा सर्कल। अरे सही बात है कि नहीं है? अगर इस पाइप का ये वाला सरफेस हम देखेंगे, सो इट इज लुकिंग लाइक अ सर्कल। ये हमें सर्कल के तरीके से दिखाई देगा। सो इट्स लुकिंग लाइक अ सर्कल। ये हमें कैसा दिखाई देगा? ये हमें सर्कल के तरीके से दिखाई देगा। तो ये जो हमें सर्कल दिखाई दे रहा है ना, ये इसका क्या कहलाएगा? ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर अनुप्रस्थ परिच्छेद कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे या फिर अनुप्रस्थ परिच्छेद बोलते हैं। समझ में आया? हम इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर अनुप्रस्थ परिच्छेद के नाम से जानते हैं। वैसे तो इसका करेक्ट डेफिनेशन ये नहीं है जो मैंने आपके लिए बताया हुआ है। इट्स नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन। इसको समझने के लिए क्या किया जाता है, हम इस तरीके से यहां से इसको कट करेंगे, और जब मैंने आपके सामने यहां से इसको कट किया, इफ आई कट अ सेक्शन लाइक दिस, इस तरीके से हमने आपके सामने एक सेक्शन को कट किया, और ये जो सेक्शन मैं आपके सामने कंसीडर कर रहा हूं, इस सेक्शन को हमने क्या बोल दिया? इस सेक्शन को आई विल कंसीडरिंग सेक्शन एक्स एक्स। मैंने आपके सामने सेक्शन एक्स एक्स बोला। जैसे ही हमने यहां पर एक्स एक्स सेक्शन को कट किया, उस एक्स एक्स सेक्शन को कट करने के बाद जब वैसे इस पाइप को कट किया, तो पाइप को जैसे ही कट करूंगा तो भी मुझे क्या दिखाई देगा? तो भी ये मुझे सर्कल दिखाई देगा। तो फिर हम इसको बोल देंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्स एक्स सेक्शन। अगर मैं एक्स एक्स सेक्शन से कट कर रहा हूं, तो उसके बाद पाइप है, पाइप को मैंने कट किया, पाइप को मान लीजिए हमने कट कर दिया, कट लाइक दिस, इस तरीके से। ये हमारा पाइप था, इस पाइप को यहां से कट किया, कट करने के बाद क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है ना। तो बिल्कुल सेम एज इट इज हमने इसको कट किया, और कट करने के बाद मुझे क्या दिखेगा? कट करने के बाद मुझे सर्कल तरीके से दिखाई दे रहा है, एक वृत्त दिखाई दे रहा है। तो वृत्त इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसी तरीके से मैं एक और चीज आपके सामने यानी कि डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। एक और टर्मिनोलॉजी जो मैं इस पूरे आवृत्तता का सिद्धांत और सातत्य समीकरण में यूज करने वाला रहूंगा, उसको मैं क्या बोलता हूं? तो उसको मैं आपके सामने बोलूंगा घनत्व, ठीक है ना। हम आपके सामने घनत्व के बारे में बात करेंगे। और अगर हम घनत्व के बारे में बात करें या फिर घनत्व के बारे में आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करें, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या? जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डेंसिटी, ठीक है ना। सभी लोगों ने पढ़ा होगा घनत्व, या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है डेंसिटी। और जब मैं आपके सामने घनत्व के बारे में बात करता हूं, तो याद रखिएगा घनत्व अनुपात होता है। काय काय का अनुपात होगा? अनुपात मतलब इट इज द रेशो ऑफ, ये रेशो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम का, मास अपॉन वॉल्यूम का। मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब होता है, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, ठीक है ना। तो अगर हम आपके सामने, अच्छा, और इसको रिप्रेजेंट, इसको दर्शाया जाता है रो की हेल्प से, रिप्रेजेंटेड बाय रो। हम इसको रो की हेल्प से दर्शाते हैं, या फिर रो की हेल्प से हम इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, या रिप्रेजेंट करेंगे, इसको दर्शाते हैं रो की हेल्प से। तो अगर मैं आपके सामने घनत्व की बात करूं, और अगर मैं आपके सामने घनत्व निकालना चाहूं, ठीक है ना, तो घनत्व मैंने बोला ये अनुपात होता है मास अपॉन वॉल्यूम का, मास पर यूनिट वॉल्यूम इसको बोला जाता है, ठीक है ना, मास अपॉन वॉल्यूम का। और अगर हम मास की बात करें तो मास को बोला जाता है क्या? तो अगर मैं मास की बात करूंगा तो मास को हिंदी में बोला जाता है द्रव्यमान। और अगर मैं वॉल्यूम की आपके सामने बात करता हूं, तो वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोला जाएगा? तो वॉल्यूम को हिंदी में बोला जाता है
आयतन। तो अगर हम द्रव्यमान और आयतन के अनुपात की बात करते हैं तो फिर हम इसको डेंसिटी बोलते हैं, हम इसको घनत्व बोलते हैं। अगर मैं कभी भी द्रव्यमान और उसके आयतन का डिवाइड दे दूं, उसके वॉल्यूम का अगर मैं डिवाइड दे दूं, तो फिर वो क्या होगा, फिर वो उसका डेंसिटी कहलाता है, उसका घनत्व कहलाता है। मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपके सामने बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना, मैं एकदम बेसिक बता रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। बाकी आविरत्ता का सिद्धांत तो अभी 15-10 मिनट बाद मैं चालू कर ही रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन ये टर्मिनोलॉजी, ये शब्द जब मैं आपके सामने प्रयोग में लाऊंगा तो किसी भी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि सर ये तो मुझे पता ही नहीं, तो सबको पता होना चाहिए। देखिएगा मैं आपके सामने क्या बात करता हूं। मैंने आपके सामने बोला कि अगर सपोज दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन की अगर हम आपके सामने बात करें तो अच्छी तरीके से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं क्या बोलूंगा, इट्स वेरी यूनिक कंसेप्ट, ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। जैसे कि सपोज दैट हमने आपके सामने बोला कि अगर मान लो हमने आपके सामने इस तरीके से एक घनाभ कंसीडर किया, ठीक है ना। घनाभ आप पढ़े हो ना, क्यूबोइड, क्यूब घन को बोला जाता है क्यूब, ठीक है ना, और घनाभ को बोला जाता है क्यूबोइड, है ना। तो हम आपके सामने एक घन कंसीडर करते हैं, एक क्यूब कंसीडर करते हैं, और ये जो घन है इस घन का आयतन मैं मान लेता हूं ये हमारा 1 मीटर है, ठीक है ना। ये वाला सरफेस भी हमारा कितना, ये वाला लेंथ भी कितना हो गया, सो दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, ये भी 1 मीटर हो गया। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है, दिस हाइट आई ऑल्सो कंसीडरिंग 1 मीटर। तो अगर मैं इसके कुल आयतन की बात करूं, अगर मैं इसके टोटल वॉल्यूम की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं आपके सामने काय की बात करता हूं, यदि मैं आपके सामने इसके टोटल वॉल्यूम के बारे में बात करता हूं, या फिर हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं, अगर हम इसके कुल आयतन के बारे में बात करें, कुल आयतन कितना होगा, तो अगर हम कुल आयतन या फिर टोटल वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो इसका टोटल वॉल्यूम या कुल आयतन हो जाएगा 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर बराबर कितना मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब या फिर 1 घन मीटर। जो मीटर क्यूब होता है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है, 1 मीटर क्यूब, या फिर उसको 1 घन मीटर बोलते हैं। अब कंडीशन सुनिए, मैंने आपसे क्या बोला है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बहुत जरूरी है जो बात मैं आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूं या बताने की कोशिश करूंगा। मैंने आपके सामने बोला कि अगर मान लीजिए सपोज दैट मैंने आपके सामने इस तरीके से बात कर दिया कि हमने इस पूरे घनाभ में क्या किया, या जो हमें घन दिखाई दे रहा है, इस पूरे घन में आई फिल्ड अ पानी, मैंने आपके अंदर इस घनाभ के अंदर पूरे में क्या भर दिया, मैंने इस घनाभ के अंदर पूरे में पानी भर दिया। अब जैसे ही मैंने इस घनाभ के अंदर या घन के अंदर पूरे में पानी भर दिया, इस क्यूब के अंदर पानी भर दिया, और जब मैंने इस पानी को बाहर निकाला, तराजू पर उसका वेट कर लिया, तो मान लो हमारे पास कुछ भी आया, मान लीजिए W किलोग्राम, इसका क्या आ गया, जो W किलोग्राम हमने इसका वजन किया, W किलोग्राम आया, ये W किलोग्राम इसका आ गया द्रव्यमान, ठीक है ना। इसको हम आपके सामने क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है मास, ठीक है ना। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मास। तो हम एक्चुअल में जो किलोग्राम में जो भी चीज मेजर करते हैं वो वेट नहीं होता, वो मास होता है, वो द्रव्यमान होता है, वो भार नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में हमने पूरा पानी भरा, इसमें पानी को किसी भी वेटिंग मशीन तराजू पर ले गए, हमने उसको मेजर किया, तो मान लो उसमें W किलोग्राम पानी इस पूरे घन में था, तो वो उसका द्रव्यमान है, वो उसका मास है। तो हमारे पास पानी का मास आ गया, और हमारे पास इस घन का आयतन यानी पानी का आयतन भी 1 मीटर क्यूब होगा, क्योंकि ये 1 मीटर क्यूब के घन में भरा हुआ है, 1 मीटर क्यूब आयतन वाले घन में भरा हुआ है, इसलिए पानी का आयतन भी 1 मीटर क्यूब होगा, और पानी का द्रव्यमान W किलोग्राम होगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इस द्रव्यमान और इस आयतन का रेशो निकाल लूं, ठीक है ना, इस द्रव्यमान और इस आयतन का अगर मैं रेशो निकाल लूं, तो उसी को फिर मैं क्या बोलूंगा, डेंसिटी बोलूंगा, उसी को मैं घनत्व बोलूंगा। तो अगर इसके हिसाब से मैं बोलूं तो हमारे पास द्रव्यमान कितना आया, तो द्रव्यमान सपोज दैट हमारे पास आया W किलोग्राम, हमारे पास W किलोग्राम द्रव्यमान आया, और आयतन कितना आया, तो आयतन हमारे पास आया 1 मीटर क्यूब, इस एग्जाम्पल के हिसाब से, इस उदाहरण के हिसाब से, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर मैं आपके सामने इसके
यूनिट की बात करूं, अगर मैं इसके आपके सामने यूनिट की बात करता हूं तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो जाता है। तो घनत्व के जब भी इकाई के बारे में बात किया जाता है, इसके यूनिट के बारे में बात किया जाएगा तो इसकी इकाई हो जाती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि हिंदी में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज किलोग्राम, हमने इसको किलोग्राम लिखा पर घन मीटर, यानी कि हम इसको घन मीटर को हिंदी में मीटर क्यूब इस तरीके से लिख सकते हैं। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रति घन मीटर, इसका डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा, डेंसिटी का इकाई हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने दो चीजें सीख ली, एक सीख लिया अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब क्या होता है, एक हमने घनत्व के बारे में बात कर लिया, घनत्व का मतलब क्या होता है। अब अपन थोड़ा सा और आगे आते हैं और एक चीज और बात करते हैं, एक होता है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है ना। मैं आपके सामने बात करूंगा और जो चीज होती है इट इज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, मैं आपके सामने इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात करूंगा। तो अगर मैं आपके सामने इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात करता हूं, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड को हिंदी में बोला जाता है असंपीड्य द्रव, ठीक है ना। मैंने आपके सामने बोला इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड को हिंदी में बोला जाता है असंपीड्य द्रव, हम इसको असंपीड्य द्रव बोलेंगे, इस बात को याद रखिए। सो इफ आई विल टॉक अबाउट इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड को हिंदी में बोला जाएगा असंपीड्य द्रव। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपके सामने इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड या फिर असंपीड्य द्रव के बारे में बात करूंगा, या फिर असंपीड्य द्रव के बारे में अगर हम आपके सामने डिस्कस करें, तो असंपीड्य द्रव का मतलब यह होता है कि अगर मान लो हमने आपके सामने एक कंटेनर लिया, ठीक है ना, दिस इज अ कंटेनर। अब कंटेनर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अब ये मैं नहीं बता पाऊंगा। एक सपोज दैट कंटेनर जानते हो ना आप लोग, एक बाल्टी टाइप कुछ भी ले लिया। तो अगर मान लीजिए हमने आपके सामने एक कंटेनर लिया और अगर उस कंटेनर में हमने वाटर को फिल कर दिया, सो आई फिल्ड अ वाटर हियर, मैंने इस कंटेनर में क्या किया, मैंने इस कंटेनर में इस तरीके से क्या कर दिया, इस तरीके से हमने इस कंटेनर में पानी को भर दिया। अब जैसे ही इस कंटेनर में मैंने आपके सामने वाटर को फिल किया, जैसे ही इस कंटेनर में हमने आपके सामने क्या किया, पानी को फिल किया, और हम आपके सामने ये मान के चल रहे हैं कि ये जो वाटर है, उस वाटर का वॉल्यूम, इस पूरे वाटर का जो आयतन है, उस आयतन को हमने क्या बोल दिया, इस आयतन को हम कंसीडर कर रहे हैं V1। तो V1 इसका क्या हो गया, V इज द आयतन, हमने आपके सामने बोला V इसका आयतन है, तो V1 आयतन है, इसका वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, दिस इज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये V1 जो है इट इज पानी का आयतन। मैंने इसके लिए आपके सामने पानी का आयतन बोल दिया, ये हमें जो दिख रहा है ये पानी का आयतन है। समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या किया, इस पानी के ऊपर हमने एक पिस्टन अरेंजमेंट लगाया, ठीक है ना। हम पिस्टन अरेंजमेंट यहां पर अप्लाई करते हैं, सो आई विल अप्लाइंग अ पिस्टन अरेंजमेंट लाइक दिस। इस तरीके से मैंने इस पानी के ऊपर एक पिस्टन अरेंजमेंट अप्लाई किया। अब जैसे ही इस पानी के ऊपर मैंने पिस्टन अरेंजमेंट को अप्लाई किया, ये जो हमारे पास पानी दिख रहा है, इस पानी के ऊपर हमने क्या किया, पिस्टन अरेंजमेंट को अप्लाई किया, और इस पिस्टन के ऊपर एक कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाया, कैपिटल P। तो कैपिटल P क्या है, कैपिटल P एक कॉम्प्रेसिव फोर्स है। कॉम्प्रेसिव फोर्स का मतलब होता है दबाव बल, यानी कि वो दबाव लगा रहा है, ऐसा बल जो दबाव आरोपित करेगा, जो कॉम्प्रेशन अप्लाई करेगा, उसको मैंने कॉम्प्रेसिव फोर्स बोला है या फिर दबाव आरोपित बल बोला है। समझ में आ रहा है। तो ये जो P है, ये P क्या है, P है कॉम्प्रेसिव फोर्स। अगर मैं आपके सामने P की बात करता हूं तो P को हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिव फोर्स, और इसका हिंदी में नाम हो जाता है दबाव बल। इसको हम आपके सामने दबाव बल के बारे में बात करेंगे, दबाव बल बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये फ्लूइड के ऊपर, एक्चुअल में ये द्रव के ऊपर कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, दबाव आरोपित कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दबाव बल कहलाता है, ये बात याद रखिए। अब कंडीशन क्या होगा, जैसे ही हम इसमें दबाव लगाएंगे, जैसे ही हमने आपके सामने इस पे फोर्स अप्लाई किया, तो बल आरोपित करने के बाद, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के एप्लीकेशन के बाद, बल आरोपित करने के पश्चात हमें इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं मिलेगा, वॉल्यूम कम नहीं होगा,
वॉल्यूम क्यों कम नहीं होगा? क्योंकि भैया ये इनकॉम्प्रेसिबल है, ये दब नहीं सकता। तो ऐसा फ्लूइड, ऐसा द्रव जिस पर दबाव बल आरोपित करने के बाद, कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके आयतन में कोई भी चेंज ना हो, उसका आयतन नियत हो, उसको मैं इनकॉम्प्रेसिबल या फिर असंपीड्य द्रव की कैटेगरी में रखूंगा। समझ में आ रहा? तो हमने आपके सामने बोला बल आरोपित करने के बाद, हमने आपके सामने क्या बोला? हमने आपके सामने बोला आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स के एप्लीकेशन के बाद, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी कि कहने का मतलब बल आरोपित करने के बाद, बल आरोपित करने के बाद, अगर मैं आपके सामने बल आरोपित करने के बाद की बात करूंगा, बल आरोपित करने के बाद जैसे ही हमने आपके सामने बल को आरोपित किया, तो बल आरोपित करने के बाद हो क्या रहा है, इसका वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आया, वॉल्यूम जो होगा वो नियत रहेगा, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम जो है V1, जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई इसमें चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी वॉल्यूम जो है, इसका जो आयतन है वो आयतन कैसा आया? आयतन नियत आया, कांस्टेंट आया। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, ठीक है ना। नो चेंज इज ऑब्जर्व, हमें बल आरोपित करने के बाद, दबाव बल अप्लाई करने के बाद यहां पर कोई भी वॉल्यूम में, आयतन में हमें कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है, उसको हम आपके सामने बोलते हैं कि इट इज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। ये इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ये असंपीड्य द्रव है। समझ में आ रहा है? ये असंपीड्य द्रव है, ये इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो इतनी सारी चीजें हम सीख चुके हैं, एक छोटी सी चीज मैं आपके सामने और बताना चाहता हूं और मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूं, जो होता है आदर्श द्रव, आइडियल फ्लूइड हम उसको बोल सकते हैं। तो देखिए आदर्श द्रव का मतलब क्या है, आइडियल फ्लूइड क्या कहलाता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। सो राइट डाउन, अपन बात करते हैं आदर्श द्रव के बारे में। मैं आपके सामने बात करूंगा काय के बारे में, तो मैं आपके सामने आदर्श द्रव के बारे में बात करता हूं, हम आपके सामने आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। सो आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू आइडियल फ्लूइड, हम आपके सामने आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं, आदर्श द्रव के बारे में हम आपके सामने बात करेंगे। और जैसे ही हम आपके सामने आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, आदर्श द्रव के बारे में जैसे ही हम आपके सामने बात करते हैं, तो अच्छे तरीके से एक बात सुनना और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कोई भी द्रव, जैसे कि मैं आपके सामने बोलता हूं, हम केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं, जब हम रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, तो रसायन शास्त्र में हमने या केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे कि आइडियल गैसेस, आदर्श गैस जैसी कोई चीज प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन इसी तरीके से आइडियल फ्लूइड भी प्रैक्टिकल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तो एक कल्पना मात्र है, ये केवल और केवल एक इमेजिनरी फ्लूइड है, इट इज ओनली अ कल्पना मात्र। समझ रहे हो? अगर मान लीजिए सपोज दैट मैंने आपके सामने कभी भी आदर्श द्रव की बात की या फिर आइडियल फ्लूइड के बारे में अगर मैं आपके सामने बात करूंगा, तो आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है कि जिसकी डेंसिटी कभी चेंज ना हो, जिसका घनत्व हमेशा कांस्टेंट हो। समझ में आ रहा है? जिसका घनत्व हमेशा कांस्टेंट हो, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, टेम्परेचर के साथ उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए, वो आइडियल फ्लूइड होता है। लेकिन आइडियल फ्लूइड रियलिटी में तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। एम आई राइट रॉन्ग? आइडियल फ्लूइड रियलिटी में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, मैं बोल तो रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है जिसका प्रॉपर्टीज हमेशा, जिसमें कोई भी श्यानता ना हो, जिसमें कोई भी विस्कोसिटी ना हो, ठीक है ना। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? अगर विस्कोसिटी नहीं होगी, श्यानता नहीं होगा, तो पानी तो एक बार बहना चालू करेगा तो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। तो आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है ऐसा द्रव जिसमें, हम इसको कुछ लिखवा नहीं रहे हैं, ऐसा द्रव जिसमें श्यानता ना के बराबर हो, यानी श्यानता हो ही ना, जिसकी डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती हो, ठीक है ना। तो वो सब आइडियल फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हमने आपसे बोला आइडियल गैसेस एग्जिस्ट नहीं करती, इसी तरीके से आइडियल फ्लूइड भी एग्जिस्ट नहीं करता। हां, पानी को हम आदर्श द्रव मान लेते हैं, लेकिन पानी पूर्णतः आदर्श द्रव नहीं है। मैंने आपसे बोला पानी को हम आदर्श द्रव मान लेते हैं, लेकिन पानी पूर्णतः आदर्श द्रव नहीं है, पानी पूर्णतः आइडियल फ्लूइड नहीं है।
समझ रहे हो, इस बात को आप याद रखो। अब कंडीशन देखिएगा, मैं आपके सामने क्या बोल रहा हूं मेरे भाई। अपन बात करते हैं आविरतता का सिद्धांत और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में। आप इसको इस तरीके से समझिए, आप इसको इस तरीके से सुनने की कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आई विल कंसीडरिंग अ रूम। मैंने आपके सामने एक रूम कंसीडर किया, एक मैं कमरे को आपके सामने कंसीडर करता हूं। अब अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक कमरे को कंसीडर करूंगा, कमरा इज कंसीडर लाइक दिस, इस तरीके से मैं आपके सामने क्या करता हूं, एक कमरे को यहां पर कंसीडर किया। अब जब इस तरीके से हमने आपके सामने एक कमरे को कंसीडर किया एंड कमरा इज लुकिंग लाइक दिस, और इस कमरे में हम आपके सामने दो दरवाजे प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वाला जो दरवाजा है वो कमरे में अंदर जाने के लिए है, और ये वाला जो दरवाजा है वो कमरे से क्या है, वो कमरे से बाहर जाने के लिए है। भाई अगर मुझे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी समझना है, निरंतरता का सिद्धांत समझना है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। मैंने आपके सामने एक रूम को कंसीडर किया, ठीक है ना। मैंने आपके सामने क्या किया, एक रूम को कंसीडर किया, यानी कि हिंदी में अगर मैं आपके सामने नाम लिखूं तो मैंने आपके सामने एक कमरे को कंसीडर कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने एक रूम को कंसीडर किया, मैंने आपके सामने एक कमरे को कंसीडर कर लिया, हमने आपके सामने बोला कि सपोज दैट इस कमरे में पहले से ही, मैंने आपके सामने बोला कि इस कमरे में पहले से ही 3 आदमी प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला इस कमरे में पहले से ही कितने आदमी प्रेजेंट हैं, पहले से ही 3 आदमी प्रेजेंट हैं। अब मैंने आपके सामने इस कमरे में 2 आदमी को और एंटर कराया, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने इस कमरे में 2 आदमी को और एंटर कराया। अब जब मैं 2 आदमी को और एंटर करा रहा हूं तो मेरे पास टोटल कितने आदमी हो गए, मेरे पास टोटल 5 आदमी हो गए। समझ में आ रहा है, मेरे पास कितने आदमी हो गए, मेरे पास 5 आदमी हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन 5 में से सपोज दैट मैंने आपके सामने एक आदमी को बाहर निकाल दिया, तो अब मेरे पास कितने आदमी बचे, एक आदमी को बाहर निकाला तो अब मेरे पास 4 आदमी बचे। यानी कि हमने 2 को एंटर किया और 1 को बाहर निकाल दिया। अब वापस से मैं क्या कर रहा हूं, वापस से मैंने फिर 2 एंटर किए, वापस से मैंने फिर से 1 बाहर निकाल दिया, तो यहां पर 1 आदमी और बढ़ जाएगा। एम आई राइट रॉन्ग? यानी कि मैं इनपुट को बढ़ाता जा रहा हूं लेकिन आउटपुट को कम करता जा रहा हूं। मैंने आपके सामने बोला मैं इनपुट को तो इंक्रीज कर रहा हूं, मैंने क्या किया, इनपुट को तो इंक्रीज किया, इनपुट को बढ़ाता जा रहा हूं, लेकिन मैं आउटपुट को क्या कर रहा हूं, लेकिन मैंने आउटपुट को कम किया, मैं आउटपुट को कम करता जा रहा हूं। मेरे भाई जब इनपुट बढ़ता जाएगा आउटपुट कम हो रहा है, यानी कि हर बार एक आदमी बढ़ेगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इस पूरे रूम में आदमी ही आदमी हो जाएंगे। अरे सही बोल रहा हूं क्या? एक कंडीशन ऐसा आएगा कि इस पूरे रूम में आदमी ही आदमी हो जाएंगे और इतनी भीड़ हो जाएगी, इतना ज्यादा डेंसिटी वहां पर जाएगा कि भैया और कोई आदमी इसमें अंदर नहीं जा पाएगा, यानी कि इनपुट रुक जाएगा। तो हमारे रूम में क्या कॉन्टिन्यूअसली फ्लो हो पाया? क्या कॉन्टिन्यूअसली फ्लो नहीं हो पाएगा। सही बात है, कॉन्टिन्यूअसली कभी फ्लो नहीं हो पाएगा। सर तो अपन एक काम कर सकते हैं, मैंने कहा बोलो क्या काम कर सकते हैं। सर मान लो आपके पास शुरू में कितने आदमी थे, मैंने भैया शुरू में हमारे पास सपोज दैट 3 आदमी थे, तो आप ठीक है सर 3 आदमी रख लो। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने 3 आदमी रख लिए। अब शुरू में जब मेरे पास 3 आदमी हैं और मैंने यहां से मान लो 2 आदमी को अंदर भेजा, यानी इनपुट मैंने दिया कितना 2, मैंने 2 आदमी को यहां से अंदर भेज दिया। अब मैंने 2 आदमी से अगर यहां पर अंदर भेजा और मान लीजिए मैं आपके सामने 3 आदमी को बाहर निकाल दूं, यानी कि मैं इनपुट तो कम कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इनपुट क्या कर रहा हूं, इनपुट कम कर रहा हूं, लेकिन आउटपुट की वैल्यू क्या कर रहा हूं, मैंने आउटपुट की वैल्यू को इंक्रीज किया। ठीक है ना, तो इनपुट कम किया, आउटपुट इंक्रीज किया। अब भैया तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप 2 को भेज रहे हो, 3 बाहर निकाल रहे हो, तो हर बार एक आदमी घटता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप इनपुट 2 भेजोगे और 3 को बाहर निकालना है, तो क्या 3 तो आदमी बचेंगे ही नहीं ना यार, वहां पर 2 ही आदमी बचेंगे, तो 3 बाहर कैसे निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो उस कंडीशन में भी कॉन्टिन्यूटी फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, कंटिन्यूटी में हम वहां पर प्रवाह नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में अगर मुझे कंटिन्यूटी प्रवाह करना है, तो बच्चा एक बात अब अच्छे से समझ चुका है कि अगर मुझे कंटिन्यूटी प्रभाव करना है तो हमें जितने आदमी को यहां से मैं अंदर भेज रहा हूं उतने ही आदमी को यहां से क्या करना पड़ेगा, उतने ही आदमी को यहां से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हमारा कंटिन्यूटी में आदमी आएंगे, कंटिन्यूटी में आदमी जाएंगे। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सेम कंसेप्ट एक पाइप के अंदर भी
हम आपके सामने समझाने की कोशिश करते हैं। यानी कि कहने का मतलब इस दिस, जितने आदमी यहां से अंदर गए उतने ही आदमी को यहां से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हो पाएगा। इसी तरीके से जब भी मैं किसी भी पाइप के बारे में बात करता हूं, जब भी मैं आपके सामने किसी भी पाइप के बारे में बात करूंगा, अच्छे तरीके से सुनना सर, जब भी मैं आपके सामने किसी भी पाइप के बारे में बात करूंगा या डिस्कस करने की कोशिश करूं, सो आई विल कंसीडरिंग अ पाइप हियर। मैं आपके सामने इस तरीके से कोई भी पाइप कंसीडर कर लिया, सपोज आई विल कंसीडरिंग अ पाइप लाइक दिस। इस तरीके से जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमेशा सेम हो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छे से बना देता हूं ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हमने आपके सामने इस तरीके से यहां पर एक पाइप को बनाया, पाइप लाइक दिस। अब इस तरीके से जो हमने आपके सामने पाइप बनाया, एक क्लोज कंडक्ट की मैंने आपके सामने बात किया। हम सभी लोग जानते हैं, अगर इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के बारे में बात करूंगा, हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के बारे में बात करें, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात करें, तो ये एक हमें सर्कल दिखाई देता है, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद कैसा दिखाई देगा, तो इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें सर्कल दिखाई देगा। हमें एक बात तो समझ में आ गया कि अगर इस पाइप में हमें निरंतर पानी का प्रवाह करना है, ठीक है ना, जैसे हमने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये मान लिया और एक क्रॉस सेक्शन एरिया हम आपके सामने यहां कहीं पर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शन एरिया हमने क्या माना, एक हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला मान लिया, ये वाला मान लिया, और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने आपके सामने ये वाला कंसीडर कर लिया। तो हमने दो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके सामने कंसीडर कर लिए। हमने आपके सामने बोला, यदि मुझे इस पाइप में पानी को निरंतर प्रवाह करना है, अगर मैं कॉन्टिन्यूटी फ्लो चाहता हूं इस पाइप के अंदर, तो इनपुट और आउटपुट दोनों को क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। मैंने आपके सामने बोला, यदि मैं निरंतर प्रवाह चाहता हूं तो निरंतर प्रवाह के लिए इनपुट का वैल्यू आउटपुट के क्या होना पड़ेगा, इनपुट का वैल्यू आउटपुट के बराबर होना पड़ेगा। इस बात में कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि जितना फ्लूइड यहां से एंटर करेगा उतना ही फ्लूइड यहां से एग्जिट करेगा। सही बात है कि नहीं? तभी तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हो सकती है, तभी तो हमारा पानी निरंतर प्रवाह में हो सकता है, तभी तो निरंतर प्रवाह उस पाइप में हमें देखने को मिलेगा। तो अगर मान लीजिए मैंने बोला जितना फ्लूइड या जितना द्रव यहां से एंटर करेगा उतना ही द्रव को यहां से बाहर निकलना पड़ेगा, यह बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो यानी कहने का मतलब इस दिस कि जितना मास यहां से एंटर किया, यानी जितना द्रव्यमान का द्रव यहां से एंटर करेगा उतना ही द्रव्यमान का द्रव यहां से बाहर निकलेगा। यानी कहने का मतलब जितना मास वाटर का यहां से एंटर करेगा उतना ही मास वाटर का या फ्लूइड का यहां से एग्जिट करना चाहिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए सपोज दैट मैं आपके सामने एक छोटी सी बात यहां पर बोलता हूं। मैंने बोला अगर मान लो सपोज, अच्छे तरीके से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने आपके सामने बोला कि सपोज दैट ये हमारे पास एक सेक्शन है, ये चलो अच्छा अपन डैश ना भी बनाए तो भी काम चल जाएगा। मैंने आपसे बोला कि ये हमारे पास एक सेक्शन है और यहां पर हम एक आपके सामने बात करें फ्लूइड पार्टिकल के बारे में। ये हमारे पास एक फ्लूइड पार्टिकल है और ये फ्लूइड पार्टिकल, सपोज दैट ये फ्लूइड पार्टिकल जो है वो फ्लूइड पार्टिकल ऐसा बोल सकता हूं कि वो फ्लूइड पार्टिकल टी टाइम में, अगर मैं टी टाइम के बारे में आपके सामने बात करूं तो फ्लूइड पार्टिकल टी टाइम में यहां से कहां आ गया, यहां से यहां आ गया। फ्लूइड पार्टिकल टी टाइम में यहां से कहां आ गया, यहां से यहां आ गया। यानी कहने का मतलब इस दिस, कहने का सीधा मतलब है कि हमारा कहने का सीधा मतलब है मेरे भाई, ये जो फ्लूइड पार्टिकल था, ये फ्लूइड पार्टिकल यहां से यहां आ चुका है। फ्लूइड पार्टिकल हमारा यहां से कहां आ गया, यहां से यहां आ गया। यानी कहने का मतलब इस दिस, कहने का सीधा मतलब है कि हमारा पानी टी टाइम में, यानी टी टाइम, अगर मैं टी टाइम की आपके सामने बात करता हूं, टाइम टी, बिल्कुल स्मॉल टाइम ले रहा हूं। मैंने आपके सामने बोला टी टाइम में हमारा फ्लूइड पार्टिकल, टी टाइम में हमारा फ्लूइड पार्टिकल यहां से यहां आ गया और इतना मास पानी का इस टी टाइम में इस पाइप के अंदर एंटर कर गया। अरे सही बात है कि नहीं? ये हमें एक सिलेंडर के तरीके से दिखाई देने लगा। इतना मास वाटर का यहां पर क्या कर गया, इस टी टाइम में एंटर कर गया पाइप के अंदर। अब इतना मास अगर हमारे वाटर का टी टाइम में एंटर किया तो इस मास को मैंने आपके सामने बोला m1। तो m1 का मतलब होता है ये वो मास है, ये वो द्रव्यमान है हमारे द्रव का जो टी टाइम में इस पाइप के अंदर एंटर किया है।
समझ में आ रहा है? टी टाइम में इस पाइप के अंदर एंटर किया है। और भैया जब पानी इस पाइप के अंदर एंटर करेगा तो हमने आपके सामने बोला ये जो पानी एंटर कर रहा है ये v1 स्पीड या फिर v1 वेग से, वेग का मतलब होता है वेलोसिटी, तो v1 वेलोसिटी से हमारा पानी इस पाइप के अंदर एंटर करा और v1 वेलोसिटी से एंटर करा तो टी टाइम में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। टी टाइम में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। हमने बोला टाइम हमने कितना माना है, तो आई विल कंसीडरिंग, हमने जो टाइम माना है, टाइम माना है टी, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया टी टाइम में। भैया डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टी टाइम में। अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालूंगा? अरे भैया हमने एक इक्वेशन आपके सामने पढ़ाई है, अगर बच्चों को याद है थोड़ा बहुत, तो हमने आपसे बोला था अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अरे बोला है कि नहीं बोला? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। अगर मुझे दूरी निकालनी है तो स्पीड का मतलब होता है क्या? स्पीड का मतलब होता है चाल, ठीक है ना। स्पीड को हम हिंदी में बोलते हैं चाल और समय, टाइम को बोलते हैं हम समय। तो चाल अगर मैं समय का मल्टीप्लाई कर दूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर मान लीजिए मैं क्या करूं, मैं चाल में समय का मल्टीप्लाई कर दूं, स्पीड में अगर मैं समय का मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास एक प्रकार से डिस्टेंस आ जाती है, दूरी आ जाती है। तो ये दूरी, तो हमने आपसे बोला स्पीड कितना है, स्पीड इज v, और टाइम कितना है, टाइम लिया है t। तो अगर मैं इस स्पीड को v1 माना हूं तो इट इज v1 मल्टीप्लाई बाय t, और m1 मास इसने t टाइम में क्या किया, एंटर कर दिया, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मुझसे क्या बोलता है, जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मुझसे क्या बोलता है? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मुझसे बोलता है कि जितना आउटपुट, जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट होना चाहिए। अब भैया जितना इनपुट उतना ही आउटपुट, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने बोला कि ये वाला जो टी टाइम में इसने v1 टी डिस्टेंस ट्रेवल किया और m1 मास वाटर का क्या हो गया, इस पाइप में एंटर हुआ, ठीक है ना। जब हम आपके सामने इस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इस क्रॉस सेक्शन से इसी मास के बराबर पानी को क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा, तभी जाकर ये फ्लो ऑफ कॉन्टिन्यूटी बनेगा, नहीं तो फ्लो ऑफ कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि हमारा पानी निरंतर प्रवाह में नहीं रहेगा। अगर कम फ्लो यहां से पास होता है, कम मास अगर यहां से आउटपुट में जाएगा तो भैया एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हमारा पाइप चोक हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ज्यादा मास यहां से हमने निकाल दिया तो एक टाइम के बाद पानी खाली हो जाएगा। एम आई राइट रॉन्ग? तो अगर मुझे कॉन्टिन्यूटी फ्लो चाहिए, अगर मैं निरंतर प्रवाह करना चाहता हूं तो निरंतर प्रवाह तभी होगा जब जितना द्रव्यमान का पानी यहां से एंटर होगा उतना ही द्रव्यमान का पानी यहां से एग्जिट हो जाए। तो भैया ये जो द्रव्यमान हमने संरक्षित किया है, ये जो द्रव्यमान को हम आपके सामने कांस्टेंट रख रहे हैं, एक दोनों सेक्शन पर, यानी m1, अगर इस सेक्शन पर द्रव्यमान m1 है, इस सेक्शन पर द्रव्यमान m2 है, तो m1 और m2 को बराबर होना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं आपके सामने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। इसको मास कंजर्वेशन का प्रिंसिपल बोला जाता है। यह बात सभी बच्चे अच्छे तरीके से याद रखें। तो मेरे भाई एक बात याद रखना, इनपुट बराबर आउटपुट, यानी कि हमने बोला मान लो m1 द्रव्यमान, इसी तरीके से मान लीजिए यहां पर एक पार्टिकल था, दिस इज अ फ्लूइड पार्टिकल, और टी टाइम के बाद ये फ्लूइड पार्टिकल ने मान लो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो डिस्टेंस इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरीके से इसने मान लीजिए यहां पर डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया, या इतना डिस्टेंस यहां इसने ट्रेवल कर लिया टी टाइम में। अब इतना डिस्टेंस अगर इसने टी टाइम में ट्रेवल किया, यानी कि कहने का मतलब इतना मास ऑफ वाटर यहां से क्या हुआ, आउट हो गया होगा। इतना मास ऑफ वाटर यहां से क्या हो रहा होगा, आउट हो रहा होगा। तो इस मास ऑफ वाटर को आई विल कंसीडरिंग m2, इसको हमने m2 बोला, दिस इज अवर मास ऑफ वाटर, इसको हमने मास ऑफ वाटर बोला। इतना m2 मास का वाटर यहां से निकल गया होगा। अच्छा, ये बात तो सही है कि अगर मैं इस वाले क्रॉस सेक्शन और इस वाले क्रॉस सेक्शन, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद की बात करूं तो दोनों का अनुप्रस्थ परिच्छेद अलग अलग है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं दोनों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के बारे में बात करता हूं तो दोनों का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या है, दोनों का अनुप्रस्थ परिच्छेद अलग अलग है। अलग अलग होने का क्या मतलब है सर?
मैंने बोला दोनों का अनुप्रस्थ परिच्छेद अलग अलग है। दोनों का अनुप्रस्थ परिच्छेद अलग अलग होने का क्या मतलब है? अरे हमें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद की बात करूं तो यहां पर अनुप्रस्थ परिच्छेद है A1 और यहां पर अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद की बात करूं तो देयर विल बी सम डिफरेंट और यहां पर अनुप्रस्थ परिच्छेद जो है वो है A2। सही बात है, अलग अलग दिख ही रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया। अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर हमें A1 दिख रहा है और यहां पर अनुप्रस्थ परिच्छेद जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? ये हमें A2 दिखाई दे रहा है। हमने आपके सामने बोला ये वाला जो फ्लूइड पार्टिकल है इसने टी टाइम में v2 स्पीड से, कितने स्पीड से? इसने t टाइम में v2 स्पीड से इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और इस डिस्टेंस को भी हम कैसे निकालेंगे? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो v2 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज t। इसी तरीके से मैं आपके सामने निकालूंगा। तो इसने इतना डिस्टेंस यहां से ट्रेवल कर लिया, इस वाले ने t टाइम में इतना डिस्टेंस यहां से ट्रेवल किया। लेकिन हम सभी को पता है कि अगर मैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बात करूं, अगर मैं निरंतर प्रवाह इस पाइप में करवाना चाहता हूं फ्लूइड का, अगर मैं द्रव को यहां पर निरंतर फ्लो करवाना चाहता हूं, क्वांटिटी में फ्लो करवाना चाहता हूं, तो भैया जितना मास यहां से एंटर हुआ है उतने ही मास को यहां से एग्जिट होना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब m1 का वैल्यू काय के बराबर होनी चाहिए? m1 का वैल्यू m2 के बराबर होना चाहिए। इस बात को याद रखिए, ठीक है ना। हमने आपसे बोला अगर मैं इस वाले क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो यहां पर हमारा जो वाटर है उस वाटर का डेंसिटी इज ρ1 और अगर मैं यहां पर आपके सामने बात करूं तो इस वाले पर वाटर का जो डेंसिटी है उस डेंसिटी को मैंने आपके सामने माना ρ2। वो बात अलग है अगर हम अपने फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं, आदर्श द्रव अगर हम मानने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका घनत्व चेंज नहीं होगा। लेकिन अभी हम एक जनरल इक्वेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम असंपीड्य द्रव की बात कर लेंगे आपके सामने। असंपीड्य का मतलब उसका डेंसिटी चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि भैया वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा था, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट। इसका मतलब मास तो भैया कांस्टेंट होगा, किलोग्राम को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं लेकिन जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है तो असंपीड्य फ्लूइड या फिर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड में क्या होगा? घनत्व भी कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी भी क्या रहेगी? डेंसिटी भी हमेशा नियत रहती है। तो अगर आपके पेपर में कभी भी ये बोल दिया जाए कि हम इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, असंपीड्य द्रव की बात करेंगे, तो असंपीड्य द्रव के लिए डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, घनत्व हमेशा नियत रहेगा। इस बात को याद रखिए माय डियर फ्रेंड। अब मान लो हमने बोला m1 इज इक्वल टू m2, m1 का वैल्यू जो है वो m2 के क्या होना चाहिए? m1 का वैल्यू m2 के बराबर होना चाहिए। ये बात हम सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए बहुत ध्यान से, यानी कि एक बात तो ये वाली बात एकदम तय है, ये वाली बात एकदम कंफर्म है कि एक्चुअल में जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है या फिर जो अविरतता का सिद्धांत है, ठीक है ना, या सातत्य समीकरण जो है वो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल यानी द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर बेस्ड है। क्यों द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत पर बेस्ड है? क्योंकि इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही सेम होंगे, यानी जितना मास इनपुट में आएगा उतना ही मास आउट हो जाना चाहिए। सही बात है कि नहीं? तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि सातत्य समीकरण जो है, ऐसा बोला जाएगा कि सातत्य समीकरण जो है, मैंने आपसे बोला ऐसा बोला जाता है कि जो सातत्य समीकरण होगा, सातत्य समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। काय के सिद्धांत पर? तो मैंने बोला द्रव्यमान संरक्षण, ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगा। मैंने बोला सातत्य समीकरण जो होगा वो काय के सिद्धांत पर आधारित होगा? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगा। ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगा, इस बात को याद रखिए। तो जो हमारा सातत्य समीकरण है ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि इसको हिंदी में इंग्लिश में बोला जा सकता है कि इट इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ये मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, यहां पर इंग्लिश में भी अपन लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, continuity equation is based on, continuity equation is based on, continuity equation जो होती है वो बेस्ड है मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर। मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ये मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। सो इट इज बेस्ड ऑन मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल,
ये जो हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है ये मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, द्रव्यमान संरक्षण पर बेस्ड है, क्योंकि जितना द्रव्यमान हमें इनपुट में लाना है उतना ही द्रव्यमान को मुझे, उतने ही द्रव्यमान के फ्लूइड को, उतने ही द्रव्यमान के द्रव को हमें वहां पर आउटपुट में लाना पड़ेगा। जब इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर होंगे, जितना द्रव्यमान पाइप में एंटर करा या फिर जितना द्रव्यमान पाइप से एग्जिट करा, बाहर निकला, जब दोनों द्रव्यमान बराबर होंगे तभी वहां पर निरंतर प्रवाह हो सकता है। इस बात को याद रखें। हम सभी लोग जानते हैं, हमने अभी आपके सामने पढ़ाया हुआ है घनत्व के बारे में, और घनत्व हमने बताया था द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मुझे मास निकालना है तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यानी घनत्व मल्टीप्लाई बाय आयतन, है ना। चलिए, तो हमने आपके सामने क्या बोला, मास को मैं डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम लिख सकता हूं। तो यहां पर डेंसिटी हमने ρ1 माना है और मास और हमने वॉल्यूम माना है। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अरे भैया वॉल्यूम क्या, ये एक सिलेंडर दिख रहा है, हमारे लिए हाइट गिवन है v1 इंटू टी और एरिया गिवन है a1, तो v1 इंटू टी मल्टीप्लाई बाय a1। हाइट में क्रॉस सेक्शन एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्षेत्रफल में ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो हमारे पास आयतन तो आ ही जाएगा, वॉल्यूम तो आ ही जाएगा। तो बिल्कुल सेम यहां पर करते हैं। तो हम यहां पर m1 को क्या लिख सकते हैं, इफ आई विल टॉक अबाउट m1, अगर हम m1 की बात करें तो हम m1 को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे m1 को, तो m1 को लिख सकते हैं डेंसिटी। तो यहां पर डेंसिटी हमारे पास है ρ1, और अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, सपोज दैट इसका वॉल्यूम हम कैपिटल V1 मान लेते हैं, ठीक है ना भैया। ये स्मॉल v1 जो लिखा है ये स्पीड है, कैपिटल V इसका आयतन है और कैपिटल V2 इसका आयतन है, स्मॉल v2 इसकी वेलोसिटी है, स्पीड है, वेग है, समझ रहे हो। हमने बोला यहां पर मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ρ2 और इसका आयतन मान लो v2 है। अगर मैं आपके सामने ρ1 आयतन v1 की बात करूं तो आयतन v1 कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, सो दिस इज इक्वल टू, यानी कि अगर मैं आपके सामने हाइट की बात करूं तो हाइट हो जाएगा स्मॉल v1 मल्टीप्लाई बाय t। इसी तरीके से ρ2 के बारे में अगर हम आपके सामने बात करें, सेकंड सेक्शन की बात करें, तो सेकंड सेक्शन पर डेंसिटी हमारे पास है ρ2, और अगर मैं आयतन की बात करता हूं तो आयतन हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाइट हमारे पास हो जाएगा v2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T। दिस इज द वैल्यू। हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम T से T को उड़ा सकते हैं, T से T को हमने काट दिया, और जैसे ही हमने T से T को काटा हमारे पास क्या बचा, जैसे ही हमने T से T को काटा हमारे पास बचा ρ1 a1 स्मॉल v1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू ρ2 a2 स्मॉल v2, ये हमारे पास बचा। तो यही हमारे पास जो बचा हुआ है इसी को हम आपके सामने हिंदी में बोलते हैं आविरतता का सिद्धांत या फिर सातत्य समीकरण, और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ऐसा हो सकता है कि हमारा जो द्रव है वो द्रव असंपीड्य हो या फिर इनकॉम्प्रेसिबल हो। अगर मान लीजिए सपोज दैट मैंने आपके सामने बोला फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, अगर मैं फ्लूइड को इनकॉम्प्रेसिबल मानूं, फिर फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, अगर मैं आपके सामने इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की बारे में बात करूंगा या फिर अगर मैं आपके सामने असंपीड्य द्रव के बारे में बात करता हूं, मैंने आपके सामने बोला यदि हम काय के बारे में बात करेंगे, यदि हम आपके सामने असंपीड्य द्रव के बारे में बात करेंगे, इफ आई विल टॉक अबाउट फॉर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, अगर हम इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात करते हैं या फिर हम आपके सामने असंपीड्य द्रव के बारे में आपके सामने बात करेंगे, तो एक बात याद रखिए, असंपीड्य द्रव या फिर इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड में जो घनत्व होता है, डेंसिटी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, वो हमेशा नियत होती है, ठीक है ना। वो हमेशा कांस्टेंट होती है, वो हमेशा नियत होती है, और नियत इसलिए होती है क्योंकि असंपीड्य फ्लूइड या इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड में वॉल्यूम चेंज ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता और होता ही नहीं है, तभी तो वो इनकॉम्प्रेसिबल है, तो हमने आपके सामने बोला डेंसिटी इज बिकम इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि डेंसिटी क्या है, डेंसिटी नियत है। इस बात को आप अच्छे तरीके से याद रखें और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। अब एक बात ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं
रो1 इज इक्वल टू रो2 इज इक्वल टू रो, हम रो1 इज इक्वल टू रो2 इज इक्वल टू रो लिख सकते हैं। तो हम इसको रो लिख दें, अगर हम इसको यहां पर रो1 और रो2 को अगर हम रो लिख दें तो देखिए क्या होगा, रो मल्टीप्लाई बाय a1 मल्टीप्लाई बाय v1 इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय a2 मल्टीप्लाई बाय v2। हमने रो से रो को उड़ा दिया और रो से रो को जब मैंने उड़ाया तो इसको लिख दिया जाता है a1 v1 इज इक्वल टू a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ये मैं आपके सामने लिख देता हूं, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर मैं इस पाइप के यहां की क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद और इस एरिया, इस वाले पोर्शन के अगर स्पीड का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया और स्पीड के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यानी कि a इंटू v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ परिच्छेद और जो बेग होता है, यानी कि जिस बेग से हमारा पानी फ्लो कर रहा है, ये क्या होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा किसी भी सेक्शन पर, किसी भी परिच्छेद पर, ठीक है ना। कांस्टेंट का मतलब ये क्या होगा, नियत होगा। एक्चुअल में इसी को हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से हम जानते हैं। ये बात याद रखिए। आपने देखा भी होगा इसका बेस्ट एग्जांपल जो प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, तो इसका बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है, आपने देखा होगा जब हम इस तरीके से एक नली लेते हैं, नली होती है ना पानी वाली, और यहां से पानी फ्लो होता है तो आराम से होता है, और जब मैं इसको इस तरीके से अंगूठे से दबा लेता हूं तो पानी जल्दी जल्दी तेज फ्लो होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रखना है। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम करोगे स्पीड बढ़ जाएगा, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दोगे स्पीड कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का गुणनफल हमेशा नियत होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इस बात को आप याद रखें, समझ रहे हो। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसका। तो आई थिंक आप लोगों को आविरतता का सिद्धांत और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कंप्लीटली समझ में आया होगा, आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। क्लियर? तो ये बात आप लोग याद रखें मेरे भाई, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और अगर कोई भी दिक्कत है मुझे बता दीजिएगा आप लोग, तो हम उस हिसाब से थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगला टॉपिक जो मैं लेकर आऊंगा वो होगा बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली की प्रमेय, हम आपके सामने उसकी बात करेंगे। अच्छा, एक बात और, हम जब यहां पर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो भी पानी फ्लो होगा वो फ्लो धारा रेखीय प्रवाह होगा। धारा रेखीय प्रवाह का मतलब होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, वहां पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। धारा रेखीय प्रवाह से पानी फ्लो हो रहा होगा। और साथ में एक बात और याद रखिएगा कि हम हमेशा जिस फ्लूइड की बात कर रहे हैं वो एक आइडियल फ्लूइड है, यानी आदर्श द्रव। हम आदर्श द्रव, इसीलिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जब प्रैक्टिकल लाइफ में यूज की जाती है तो हमें यहां पर कुछ करेक्शंस फैक्टर यूज करने पड़ेंगे, उनके बारे में अभी नहीं, आप इंजीनियरिंग या फिर बीएससी में पढ़ते हो। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे, आपका दिन शुभ रहे। सभी को सादर नमस्कार, धन्यवाद।